तो उसके बाद से फिर फोन बंद हो गया। लास्ट में उसने एक बात बोली मेरे को ना, मैं फंस गई, प्लीज मेरा बैग ऊपर जा दो दुकानदार। और ये आखिरी बार ही था जब किसी ने अंकिता को देखा था, क्योंकि इसके बाद अंकिता फिर कभी किसी को नजर ही नहीं आई। आखिर कौन थी अंकिता भंडारी और क्या था ये पूरा किस्सा, आइए जानिए मेरे साथ। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में श्रीनगर के पास बसा छोटा सा गाँव श्रीकोट, और यहाँ रहने वाली 19 साल की अंकिता ने यहीं से 12वीं पास करने के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। अभी 1 साल का कोर्स हुआ ही था कि कोरोना ने देश में दस्तक दे दी और जैसे सब कुछ थम सा गया। उत्तराखंड का ये एरिया क्योंकि तीर्थ के रास्ते में पड़ता है और यहाँ टूरिस्ट एकमात्र इनकम का जरिया है, इसलिए लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर यही देखने को मिला। और जैसे जैसे 2021 खत्म हुआ, 2022 के आते आते यहाँ का जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर आने लगा। इधर 12वीं पास करने के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर चुकी अंकिता को भी लगा कि क्योंकि उसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है तो उसे कहीं ना कहीं अनुभव लेना चाहिए जो उसे आगे काम आएगा। अब काम की तलाश कर रही अंकिता को अपने एक मित्र से पता चलता है कि ऋषिकेश से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर गंगा भोगपुर में वनंतरा नाम का एक रिसोर्ट है और वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट की जगह खाली है। इस रिसोर्ट का जो मालिक था वो उत्तराखंड की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम था और ये नाम था उत्तराखंड बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का। विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य ने 2017 में ऋषिकेश से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर हाईवे से अंदर जंगल में इस रिसोर्ट को बनवाया था और 2017 में काम शुरू हुआ था, जो 2018 में रिसोर्ट बनकर तैयार हुआ और पिछले 4 सालों से यहाँ बराबर टूरिस्ट की आवाजाही हो रही थी। रिसोर्ट क्योंकि शहर से काफी दूर जंगलों में था तो स्टाफ की वैकेंसी का विज्ञापन देते समय रिसोर्ट ने ये विज्ञापन में मेंशन भी किया था कि जो स्टाफ घर से बाहर रहने को तैयार हो वही जॉब के लिए आवेदन करें। उनके रहने खाने के लिए यहाँ सभी तरह की सुविधाएं देने की बात कही गई थी। अलग अलग पोस्ट के लिए 8 से 16 हजार तक की सैलरी भी रखी गई थी। 18 अगस्त 2022 को अंकिता इस रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देती है और रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पर सेलेक्ट भी हो जाती है और वहाँ काम करना शुरू कर देती है। अब अंकिता का घर क्योंकि इस रिसोर्ट से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर था और इतने दूर से रोज अप डाउन करना संभव नहीं था और ये इसलिए भी संभव नहीं था क्योंकि अंकिता का घर पहाड़ी एरिया में पड़ता है और यहाँ एक घंटे में मुश्किल से आप 20 से 30 किलोमीटर तक का ही सफर कर पाते हैं। इसलिए रिसोर्ट की तरफ से अंकिता को एक रूम अलॉट कर दिया जाता है और अंकिता वहीं रहकर अपनी जॉब को आगे बढ़ाने लगती है। अंकिता की पोस्टिंग के ठीक 1 महीने बाद यानी 18 सितंबर ही वो दिन था जब दोपहर 3 बजे के करीब आखिरी बार रिसोर्ट के रसोइये ने अंकिता को देखा था। रसोइये ने बाद में पुलिस को ये भी बताया कि जब उसने आखिरी बार अंकिता को देखा था तब वो बहुत गुस्से में थी और उसके रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और ये आखिरी बार ही था जब किसी ने अंकिता को देखा था, क्योंकि इसके बाद अंकिता फिर कभी किसी को नजर ही नहीं आई। आखिर कौन थी अंकिता भंडारी, सत्ता के इतने ताकतवर लोगों तक कैसे पहुंच पाए कानून के हाथ और क्या था ये पूरा किस्सा, आइए जानिए मेरे साथ। Ankita Bhandari murder case from Uttarakhand, where the police has confirmed that the charge sheet will now be filed soon and the police will file a petition as well for a narco test of the accused as well. लास्ट में उसने एक बात बोली मेरे को ना, मैं फंस गई। अगला दिन यानी 19 सितंबर सुबह करीब 11 बजे के आसपास रिसोर्ट का मालिक पुलकित आर्य वहीं के एक लोकल थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाता है। रिपोर्ट में पुलकित ने लिखा कि कल शाम तक अंकिता रिसोर्ट में ही थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। अंकिता अपने कमरे में सोने के लिए गई और सुबह जब उसे रिसेप्शन पर होना था वो वहां नहीं थी। उसका कहीं भी कोई अता पता नहीं है और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है, इसलिए हम उसके गुम होने की रिपोर्ट लिखवा रहे हैं। अब पुलिस रिपोर्ट तो लिख लेती है लेकिन ना लिखने और ना करने जैसी ही रिपोर्ट लिखती है, यानी इसमें कोई आगे कार्रवाई नहीं होती है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद इसी दिन यानी 19 सितंबर को ही पुलकित गढ़वाल में अंकिता के माता पिता को फोन करता है और बताता है कि कल रात अपने कमरे में सोने के जाने के बाद अंकिता का कुछ अता पता नहीं है। फिलहाल वो गायब है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। अब अंकिता के माता पिता बड़े परेशान होते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो उनका घर ही रिसोर्ट से लगभग 180 किलोमीटर दूर है और फिर पहाड़ी रास्ता, फिर पहाड़ों में कई बार गाड़ियों के आने जाने की भी बड़ी समस्या होती है। अंकिता के माता पिता को पहले क्योंकि पहाड़ी रास्तों से सड़क तक आना होता है और फिर गाड़ी पकड़नी थी और इस तरह से आखिर 19 तारीख निकल जाती है और दिन आता है 20 सितंबर। 20 सितंबर को अंकिता के माता पिता ऋषिकेश आते हैं। वो सबसे पहले रिसोर्ट पहुंचते हैं, पुलकित से बातचीत करते हैं, खोज खबर लेते हैं और तब उनको सारी कहानी पता चलती है। इधर पुलकित उन्हें थाने ले आता है और ये वही स्टेशन था जहां एक दिन पहले यानी 19 सितंबर को पुलिस ने रिपोर्ट लिखवाई थी। अब अंकिता के माता पिता और पुलकित ये तीनों पुलिस थाने में होते हैं और पुलिस इनसे पूछताछ कर रही होती है। इधर अंकिता का एक दोस्त था जो जम्मू में रहता था, उसका नाम था पुष्पदीप। पुष्पदीप और अंकिता काफी क्लोज दोस्त होते हैं और अंकिता उससे हर चीज शेयर करती थी, हर बात शेयर करती थी।
18 सितंबर से वो भी अंकिता को बराबर फोन मिला रहा था, लेकिन 18 और 19 2 दिन से अंकिता का नंबर लगातार बंद आ रहा था और अंकिता से पुष्पदीप का संपर्क हो नहीं पाया था। अब क्योंकि पुष्पदीप अंकिता का अच्छा दोस्त था तो वो अंकिता के माता पिता को भी जानता था और इस दौरान वो बराबर अंकिता को फोन करने की कोशिश कर रहा था और अंकिता के कई जानने वाले और दोस्तों को फोन करने के बाद पुष्पदीप को पता चलता है कि अंकिता फिलहाल गायब है। इधर 20 सितंबर को अंकिता के माता पिता ऋषिकेश पहुंचते हैं और पुलिस थाने में अभी बैठे बात ही कर रहे होते हैं कि इत्तेफाक से पुष्पदीप का फोन अंकिता के पिता को आता है। पुष्पदीप अंकिता के पिता को बताता है कि मेरी आखिरी बार अंकिता से 18 सितंबर को बात हुई थी। फोन पर अंकिता रो रही थी और इस दौरान अंकिता ने जो उसे व्हाट्सएप में बात की उसके स्क्रीनशॉट भी अंकिता के पिता को भेज देता है। अब जब सारी कहानी अंकिता के पिता को समझ में आने लगती है तो उन्हें भी लगता है कि इस सारे मामले में कहीं ना कहीं पुलकित का हाथ है। अंकिता के पिता पुलिस को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि इस सारे मामले में पुलकित का हाथ है और आप उसके खिलाफ FIR लिखिए। लेकिन क्या मजाल की सत्ता पर बैठे इतने ताकतवर शख्स के बेटे के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर ले। अब पुलिस यहाँ से अंकिता के परिवार को अगले 4 घंटे तक टालती रहती है। अंकिता के परिवार में अंकिता की माँ, उसके पिता और भाई तीनों थाने के परिसर में ही इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन इस दौरान पुलिस उनकी रिपोर्ट नहीं लिखती है। अब क्योंकि बात बढ़ जाती है और पुलिस लगातार मामले को टालने की कोशिश कर रही होती है तो गांव से और लोग भी ऋषिकेश पहुंचते हैं। लोकल नेता की भी वहां आवाजाही होती है और सोशल मीडिया इस मामले को लेकर काफी हो हल्ला मचाने लग जाता है। लेकिन क्योंकि एक बड़े नेता के बेटे का मामला था तो पुलिस की स्थिति भी काफी असमंजस वाली होती है और इसी दौरान नेताजी भी थाने पहुंच जाते हैं। थाने में जहां एक तरफ अंकिता के परिवार के लोग 4 घंटे से इधर उधर भटक रहे थे, खड़े हुए थे, पुलिस उन्हें पूछ भी नहीं रही थी, रिपोर्ट लिखना तो दूर की बात है। जब आरोपी के पिता थाने पहुंचते हैं तो पुलिस वाले उनकी आवाभगत में लग जाते हैं और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है हमारे सिस्टम के लिए और ना ही कोई नई बात है। अब क्योंकि थाने में काफी लोकल लोग भी होते हैं, रिपोर्टर्स भी पहुंचने लग जाते हैं, सोशल मीडिया के लोग भी पहुंचना शुरू कर देते हैं और ये उनके सामने ही हो रहा था कि एक लड़की 2 दिनों से गायब है, उसके माँ बाप इधर उधर परेशान भटक रहे हैं और पुलिस उन्हें पूछना तो दूर उल्टे आरोपी की मेहमान नवाजी में लगी हुई है। लोग गुस्से में आ जाते हैं तो सोशल मीडिया और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। परेशान घर वालों को कोई सलाह देता है कि जब पुलिस आपकी नहीं सुन रही है तो आपको डीएम के पास जाना चाहिए, वहां पर आपकी शिकायत जरूर सुनी जाएगी। अब पुलिस से नाउम्मीद और परेशान माँ बाप वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचते हैं और सारा किस्सा सुनाते हैं कि किस तरह उनकी 19 साल की लड़की पिछले 2 दिनों से गायब है। उन्हें रिसोर्ट के मालिक पुलकित पर शक है लेकिन पुलिस उनकी सुन नहीं रही। वो स्क्रीनशॉट भी दिखाते हैं जो जम्मू से अंकिता के दोस्त पुष्पदीप ने भेजे थे। यहाँ डीएम को भी लगने लगता है कि मामला बहुत सेंसिटिव है तो पुलिस को आदेश देते हैं कि तुरंत इस मामले की रिपोर्ट लिखकर आगे की कार्रवाई की जाए। अब अंकिता के माता पिता फिर थाने पहुंचते हैं तो डीएम के आदेश के बाद आखिरकार पुलिस को रिपोर्ट लिखनी पड़ती है और ये दिन था 22 सितंबर 2022, यानी घटना के ठीक 4 दिन बाद। और इस रिपोर्ट में पुलकित आर्य को मुख्य आरोपी बनाया जाता है। इधर पुलिस ने रिपोर्ट लिख तो ली लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। फिलहाल जो भी किया जा रहा था वो सोशल मीडिया के द्वारा ही किया जा रहा था। आखिरकार वो दिन भी गुजरता है और 23 तारीख आ जाती है। अब क्योंकि सोशल मीडिया में लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था और कुछ न्यूज चैनलों में ये आने भी लगा था तो पुलिस को मजबूरन पुलकित को गिरफ्तार करना पड़ता है और मजबूरन ही करना पड़ता है क्योंकि इस तरह के केसों में पुलिस किस तरह से व्यवहार करती है ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बात हाथ से निकलती जा रही थी, फिर ऊपर से पुलिस के ऊपर प्रेशर भी होने लगा था तो पुलिस को मजबूरन पुलकित को गिरफ्तार करना पड़ता है। अब पुलिस पुलकित को गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है तो पुलिस को पता चलता है कि रिसोर्ट के अंकित भास्कर और एक अन्य स्टाफ मेंबर अंकित गुप्ता भी 19 सितंबर से गायब है। काफी खोजबीन के बाद पुलिस उन दोनों को भी धर पकड़ लाती है। अब तीनों पुलिस की गिरफ्त में थे और पुलिस तीनों से लंबी पूछताछ करती है। काफी टाल मटोल करने के बाद आखिर जब पुलिस अपनी सख्ती पर उतर आती है तो आखिर 23 सितंबर खत्म होते होते एक दूसरी ही कहानी सामने आती है और यही वो कहानी थी जिसने न सिर्फ पूरे देश को दहला कर रख दिया था बल्कि उत्तराखंड की राजनीति को भी 360 डिग्री पलट कर रख दिया था। पुलिस की सख्ती करने के बाद आरोपियों ने बताया कि 18 सितंबर 2022 को अंकिता का पुलकित से किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद पुलकित ने सोचा कि चलो अंकिता का मूड ठीक करने के लिए उसे कहीं घुमा कर ले आते हैं और इसके बाद ये चारों लोग अंकिता, पुलकित, रिसोर्ट का मैनेजर सौरभ और स्टाफ अंकित, ये चारों एक स्कूटी और एक बाइक पर बैठकर रिसोर्ट से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर चीला बैराज पर घूमने पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर पुलकित, सौरभ और अंकित ये तीनों पहले शराब पीते हैं। तब तक अंधेरा भी हो चुका होता है और फिर किसी बात को लेकर पुलकित और अंकिता का फिर से झगड़ा हो जाता है। अब पुलकित आगे बताता है कि झगड़े के दौरान बात इतनी बढ़ जाती है कि पुलकित को किसी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो अंकिता को बैराज से नीचे धक्का दे देता है और ये अंकिता को पानी में फेंककर तीनों वापस आ जाते हैं। अब आरोपियों के बताए लाइन पर ही पुलिस जब आगे बढ़ने लगती है तो पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगता है। उस सीसीटीवी में रिसोर्ट से आने और जाने के एक रास्ते में एक जगह पर ये कैमरा लगा होता है जिसमें चारों कैप्चर हो जाते हैं। इस कैमरे में जाते वक्त तो 4 होते हैं लेकिन वापसी में सिर्फ 3 नजर आते हैं, यानी पुलकित, सौरभ और अंकित।
खबर का अंकिता केस से जुड़ी बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। चिल्ला नहर के पास का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है। बाइक स्कूटी से जाते 4 लोग दिखाई दे रहे थे और वापसी के वक्त बाइक पर सिर्फ 2 लोग सवार थे। खैर, पुलकित ने पुलिस को बताया कि झगड़े के दौरान पुलकित को गुस्सा आया और उसने अंकिता को बैराज से नीचे धक्का दे दिया और फिर बिना ये देखे कि अंकिता अभी जिंदा है या नहीं, ये तीनों वापस आ जाते हैं जैसा कुछ हुआ ही ना हो। और सुबह पुलकित इसलिए पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने आ जाता है ताकि कोई इस पर शक न करे। अब क्योंकि पुलिस को अंकिता का एक क्लू मिल जाता है तो पुलिस पुलकित की निशानदेही पर उसी बैराज में जाकर छानबीन करती है। अंकिता को गोताखोरों की वजह से खोजा जाता है। इधर सुबह से शाम हो जाती है। गोताखोर बैराज का कोना कोना छान लेते हैं लेकिन अंकिता का कुछ भी पता नहीं चलता है। पुलिस के लिए अब अंकिता की लाश मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि बिना लाश के ये साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता कि हत्या सच में इन्हीं लोगों ने की है और इसी वजह से इससे पहले भी कई गुनहगारों को छोड़ा जा चुका था। खैर, तलाशी बड़ी जोरों शोरों से ली जाती है। कई राउंड गोताखोर पानी में उतरते हैं, कई बार निकलते हैं लेकिन अंकिता का कहीं भी कोई पता नहीं चलता है। और आखिरकार 24 सितंबर को इस बैराज से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर चीला पावर हाउस नाम की एक जगह पर पता चलता है कि एक लड़की की लाश पानी में फंसी हुई है। लाश को निकाला जाता है, शिनाख्त होती है तो पता चलता है कि ये 18 सितंबर से गायब 19 साल की अंकिता की ही लाश है। लाश 6 दिन बाद और 8 किलोमीटर दूर इसलिए भी मिल पाई थी क्योंकि जब यहाँ पानी रोका गया तो लाश यहाँ बैराज में फंस गई थी। बहरहाल पुलिस को लाश मिल जाती है और मुजरिम अब पूरी तरह से पुलिस के शिकंजे में होते हैं। हालांकि तीनों, पुलकित, उसका मैनेजर और उसका स्टाफ मेंबर, अब भी पुलिस को सारी कहानी नहीं बता रहे थे। वो बस इतना ही कह रहे थे कि किसी बात पर अंकिता का पुलकित से झगड़ा हो जाता है और ये सब गुस्से में हुआ था। अब अंकिता के माता पिता अंकिता के दोस्त पुष्पदीप से मिलते हैं जो जम्मू में रहता था। जब पुष्पदीप ने अंकिता से की गई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट दिखाए तो बाकी की कहानी भी सबके सामने आने लगी। अंकिता के मैसेज और कॉल रिकॉर्ड के अनुसार अंकिता के साथ पुलकित पहले भी कई बार गलत हरकतें कर चुका था और अंकिता रिसोर्ट छोड़ने का मन बना चुकी थी। ये बात अंकिता ने रिसोर्ट के एक और स्टाफ आयुष को भी बताई थी। इसी दौरान अंकिता को पुलकित बताता है कि 19 सितंबर को रिसोर्ट के कुछ खास मेहमान आने वाले हैं और इससे पहले वो कहीं ना जाए। शाम को जब पुष्पदीप ने अंकिता को कॉल किया तो अंकिता फोन पर ही रोने लग जाती है। उसने पर अंकिता बताती है कि ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं और 10,000 रुपए के लिए ये 19 सितंबर को रिसोर्ट में आने वाले खास मेहमानों को उनके रूम में जाकर स्पेशल सर्विस देने की बात कर रहे हैं। और इसी बात पर पुलकित के साथ अंकिता की लड़ाई भी होती है और ये स्पेशल सर्विस सीधा सीधा जिस्म पड़ोसी की तरफ इशारा कर रहे थे। फिर अंकिता ने ये कहकर फोन काट दिया कि वो अभी आसपास ही हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। फिर 18 सितंबर की रात 8:30 बजे अंकिता ने पुष्पदीप को दोबारा फोन किया लेकिन तब भी तीनों शायद उसके आसपास ही थे। तकरीबन 22 मिनट की बातचीत के बाद 8:52 पर अंकिता फिर से ये कहकर फोन काट देती है कि वो अभी उन लोगों के साथ बाहर है और रिसोर्ट पहुंचकर वो सारी बात खुद फोन करके बताएगी। ये पुष्पदीप की अंकिता से हुई आखिरी बातचीत थी। इसके बाद पुष्पदीप ने रात को और अगले दिन भी अंकिता को कई बार फोन मिलाया लेकिन अंकिता का फोन लगातार बंद आता रहा। जब लगातार फोन करने के बाद भी अंकिता का फोन न लगा तो पुष्पदीप ने बारी बारी पुलकित, सौरभ और अंकित को भी फोन किया लेकिन ये तीनों पुष्पदीप को इधर उधर की बातें करके लगातार गुमराह करते रहे। बड़ी परेशान भाई, देखो सुनो मेरी बात, परेशान थी वो, ठीक है। शाम को 3-4 बजे से परेशान थी वो। हमें लगा कि यार चलो ठीक है, उसने अक्सर हमें ये बात बोली कि मेरे को ना बाहर घूमना मेरे को अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है। मैं और अंकित जा ही रहे थे। सौरभ को बोला, मैंने कहा सौरभ इसको भी ले लेते हैं, ऋषिकेश तक चलेंगे। पूरे ऋषिकेश की एक मार्केट का सीसीटीवी है। मैटर क्या हुआ पहले ये तो बताइए, मैटर क्या हुआ? मैटर कुछ भी नहीं थी, नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। थोड़ी अपसेट थी वो। किस बात से अपसेट थी? शायद हमें ऐसा लगा शायद आपसे कोई बात हुई होगी। नहीं, मेरे से कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा, मैटर आपकी वाली साइड से। सामान कहाँ है उनका? सामान तो सब है रूम में। सामान रूम में? हाँ। तो ऐसे कैसे हो सकता है बताइए? जब कोई लड़की ऐसी जो कभी बाहर निकलती नहीं है तो कैसे गायब हो सकती है रिसोर्ट से? अच्छा, पुलकित जी से रात को बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हाँ कि आप ना कहीं और देखो जॉब। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम कहीं और देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि हमें थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैंडिडेट चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपको छुपा रहे हैं। नहीं भाई, तो छुपाने वाली क्या बात है? इसमें नॉर्मल वो जॉब कर रही है, मैं भी जॉब करता हूँ यहाँ। ऑडियो कॉल में भी अंकिता रोते हुए रिसोर्ट छोड़कर जाने की बात कर रही थी। प्लीज मेरा बैग ऊपर जा दो, दुकान तक। चलो गाड़ी घुमा। आ रहे मैम, आ रहे 2 मिनट में। वहाँ के डीजीपी ने खुद रिकॉर्ड पर यह कहा है कि रिसोर्ट शायद उतना अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए पुलकित को वहाँ स्पेशल सर्विस देने के नाम पर उसे चलाना चाह रहा था और ये शायद काफी पहले से चल भी रहा था। पुलकित को लगा कि क्योंकि अंकिता एक गरीब परिवार से आती तो शायद 10,000 रुपए में वो मान जाएगी और यहीं पुलकित गलती कर जाता है। अंकिता तो मानी नहीं और फिर बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पुलकित को लगा कि बात बाहर जा सकती है और इसी डर की वजह से पुलकित को अंकिता का मुंह हमेशा बंद करने के लिए और इसी मंसूबे के साथ पुलकित उसे बैराज पर घुमाने के बहाने ले आता है। अब पुलिस के पास गवाहों के बयान थे, मुजरिम थे, सबूत भी थे और अंकिता की लाश भी बरामद की जा चुकी थी। लेकिन अब यहाँ कानून का खेल देखिए। जो पुलिस 2 दिनों तक रिपोर्ट नहीं लिखती है और आरोपियों की आवाभगत में लगी रहती है, जब सारे कांड का खुलासा हो गया तो बजाय इसके कि पुलिस आगे की छानबीन करे, रिसोर्ट से और सबूत जुटाए, एक बुलडोजर को रिसोर्ट भेजा जाता है और रिसोर्ट को गिरा दिया जाता है।
और ये अंकिता की लाश मिलने के महज चंद घंटों की बात है। पिछले 6 दिनों से पुलिस ने रिसोर्ट में कदम तक नहीं रखे थे, न छानबीन की थी, न सबूत जुटाए थे। और जब लोगों में भारी गुस्सा सोशल मीडिया पर पुलिस की थू-थू होने लगी तो पुलिस बुलडोजर लेकर रिसोर्ट में उसे गिराने पहुंच जाती है और उसे गिरा भी देती है, ताकि कानून के रखवालों तक ये मैसेज जाए कि आखिरकार हमने कानून का पालन कर दिया। हालांकि रिसोर्ट में बुलडोजर भेजने के पीछे भी राजनीतिक मंसूबा बताया जा रहा था और कई कहानियां इसके बाद एक एक करके सामने आने लगी। इधर उत्तराखंड सरकार का ये तर्क था कि क्योंकि रिसोर्ट गैर कानून था इसलिए उसे गिराया गया, जबकि रिसोर्ट 2018 से बराबर चल रहा था, इन प्रशासन के नाक के नीचे चल रहा था। और इस दौरान पुलिस प्रशासन कहां थी? अब ये सवाल कोई उनसे पूछे तो कैसे पूछे? और मैं याद दिला दूं, ये वही उत्तराखंड प्रशासन है जहां मुख्य आरोपी पुलकित के पिता का काफी दबदबा है। हालांकि ये कांड सामने आने के बाद से ही सत्ता पर काबिज बीजेपी पार्टी ने पुलकित के पिता और उसके भाई को पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन अगर आपको याद हो तो 2020 में जब कोरोना अपने चरम पर था, लॉकडाउन लगा हुआ था और आने जाने में कई तरह की पाबंदियां लगी हुई थी, तब मधुमिता शुक्ला हत्याकांड से सबकी नजरों में चढ़े यूपी के दबंग नेता अमरमणि त्रिपाठी को उत्तराखंड की वादियों में घूमते देखा गया था, जो अखबार की सुर्खियों में भी आया था। बताया जाता है कि उन्हें यहाँ बुलाकर घुमाने वाला यही पुलकित आर्य था। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे शर्मनाक यही था, जिस उत्तराखंड को यही नेता शासन प्रशासन देवभूमि बोलने से थकते नहीं है, उसी देवभूमि में एक 19 साल की मासूम सी लड़की 6 दिन तक गायब रहती है और किसी के कानों में जू तक नहीं रेंगती। डीएम का आदेश न होता है और अंकिता के दोस्त के पास पर्याप्त सबूत न होते तो ना तो इस केस पर कोई रिपोर्ट लिखी जानी थी और ना ही कोई कार्रवाई होनी थी और ना ही ये सब कुछ सामने आ पाता जो अब तक सामने आ पाया है। Pulkit Arya, son of a former Uttarakhand minister Vinod Arya, has been arrested in connection with a 19-year-old hotel receptionist's murder. 1.5 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है ये केस आज भी देवभूमि उत्तराखंड की इस 19 साल की बेटी को न्याय दिलाने की उम्मीद में कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठा हुआ है। फिलहाल तीनों मुजरिम जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन सत्ता के ताकतवर लोगों को हमारी न्याय व्यवस्था कितने दिनों तक जेल के अंदर रख सकती है, ये देखने वाली बात है। और वो भी तब जब अंकिता के परिवारजनों और वकील की तरफ से सरकार द्वारा बार बार केस की अनदेखी करने की शिकायतें आती रहती है। हाईकोर्ट नैनीताल में भी हम बेल को अपोज कर रहे हैं, जो अक्यूज बेल के लिए वहां पे जा रहे हैं, तो वहां पे भी हम पैरवी करवा रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से सशक्त पैरवी वहां पे नहीं हो रही। इसके अलावा जो नार्को टेस्ट की बात हुई थी उसमें भी अक्यूज ने स्टे लिया हुआ है, उसको भी स्टे को वैकेट कराने का कोई दमदार प्रयास राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा। अगर आपको नहीं पता कि 1949 में सरकार का ही एक गुमनाम नुमाइंदा अगर जिद पर ना अड़ा होता तो अयोध्या में भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर आज बनकर खड़ा है वो शायद कभी न बन पाता। आखिर क्या है उस गुमनाम शख्स की पूरी कहानी और क्या है ये पूरा किस्सा, जानने के लिए देखिए राम मंदिर की सिलसिलेवार पूरी कहानी इस वीडियो में। अंकिता भंडारी हत्याकांड का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हमें आगे भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम और भी किस्से लेकर आपके सामने आते रहें। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। अगले केस के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत।